दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा चैनल पर मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज़ाद एक बार फिर हाजिर है अपने चैनल पर एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय दो खबरें लेकर। एक खबर है सौरभ द्विवेदी के लल्लन टॉप चैनल से निकाले जाने की, और दूसरी खबर है वरुण गांधी और मेनका गांधी का कांग्रेस में ज्वाइन करने का प्रोसेस शुरू होने की। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लल्लन टॉप चैनल शुरुआत करने वाले सौरभ द्विवेदी, जो कि एक बड़े आज़ाद ख्याल के पत्रकार हैं, और उन्होंने अपना ये यूट्यूब चैनल मेरे ख़्याल से करीबन 10-1 साल हो गए स्टार्ट किए हुए। और जब इनका यूट्यूब चैनल मशहूर व मारूफ होने लगा तो इसको टेक ओवर किया टाइम्स ऑफ इंडिया नवभारत ग्रुप ने, और इन्होंने उसको अपने ग्रुप को हैंडओवर दे दिया और यहाँ पर एडिटर इन चीफ बन गए। सवाल ये उठता है कि अगर कोई चैनल जैसे कि आज़ाद का अड्डा चैनल है, कल को ये जो बहुत मशहूर व मारूफ हो जाए और मेरी ख़बरों की बात और एनालिटिक्स को लोग पसंद करने लग जाएं, तो बहुत ही आसान सी बात है कि जब मैं स्टाफ रखूँगा तो उसकी तनख्वाहें देनी होंगी और खर्चे निपटाने होंगे, तो उसके लिए मैं किसी ना किसी बड़े संस्थान के साथ टाई अप कर लूँगा। लेकिन वही संस्थान आगे चलकर मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दे तो मुझे कैसा लगेगा? वाकई मुझे बहुत बुरा लगेगा। लल्लन टॉप चैनल के जो जन्मदाता हैं वो हैं सौरभ द्विवेदी। बहुत ही काबिल दिमाग के मालिक हैं और बहुत विश्लेषण करने के बाद ही ये कोई रिपोर्ट देते हैं और बड़ी गंभीरता से ये रिपोर्ट देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है और सरकार के खिलाफ आपकी आवाज़ जाने लगती है, तो सरकार आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको भेद देती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे रवीश को निकालने के लिए एनडीटीवी को पीछे के रास्ते से ख़रीदा अदानी ने, उसी तरीके से लल्लन टॉप को पीछे के रास्ते से सौरभ द्विवेदी की सहमति के साथ टेक ओवर ले लिया। पहले कुछ साल उनको लल्लन टॉप चलाने दिया, और चलाने के बाद कल खबर आई कि 31 दिसंबर को लल्लन टॉप से सौरभ द्विवेदी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और उस इस्तीफ़े के साथ उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने इस तरफ इशारा भी किया कि बहुत कुछ सिखाया आपने। अब आगे वो क्या कदम लेते हैं वो उनके ऊपर है। दूसरी खबर ये है कि एक सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वरुण गांधी बहुत सोच समझकर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस में शामिल हुआ जाए, और कहा जाता है कि इसके पीछे प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। प्रियंका गांधी बहुत सालों से प्रयास कर रही थी टूटी हुई फैमिली को जोड़ने की, और उसमें सोनिया गांधी और मेनका गांधी के कुछ आपसी मनमुटाव थे, उनको मिटाया इस लड़की ने। प्रियंका गांधी ने बहुत चीज़ें मेकओवर की, काफ़ी मेहनत की, और उस मेहनत का नतीजा ये निकला कि आज ये राहुल गांधी को तय करना है कि अपने भाई को, और चाची है कि ताई है, उसको अपनी कांग्रेस में लाना है कि नहीं लाना है। दरअसल इसके पीछे एक चीज़ और है, वो ये है कि मोदी की ये बड़ी चीज़ रही है कि वो विघटनकारी आदमी है। इसने जितनी भी पार्टियों के विघटन किए और विघटित पार्टियों के भी और विघटित किया, परिवारों का विघटन करने के बाद जो विघटित परिवार थे उनमें और विघटन पैदा किया, और तोड़ा, और तोड़ तोड़ के उनको इतने टुकड़े कर दिए कि वो मोदी के खिलाफ खड़े नहीं हो पाए। ये बात शायद प्रियंका गांधी समझ गई, और प्रियंका गांधी ने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए। जो टूटा हुआ परिवार है उसको वापस लेने की शुरुआत कर दी, और धीरे धीरे अब उसके कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी इसमें वापस आएंगे, मेनका गांधी को भी वापस लाया जाएगा, और फिर मिलजुल कर मोदी का जो गठजोड़ है, जो चंडाल चौकड़ी है, जो अली बाबा 40 चोर है, इसकी तिकड़ी को तोड़ने के लिए ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक प्रयास कर रहे हैं जिससे कि इनको शक्ति मिले। हालांकि
वरुण गांधी ने कोशिश की थी समाजवादी पार्टी में जाने की, लेकिन अखिलेश यादव को ये पहले से ही इशारा हो चुका था या समझ गया था कि वरुण गांधी अगर समाजवादी पार्टी में आते हैं तो उनका स्तर वरुण गांधी से नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। वो 21 ही रहेंगे, 19 नहीं रहेंगे अखिलेश से। तो अखिलेश ने पहले ही हाथ जोड़ दिए थे। तो अब इन दोनों खबरों से पता ये लगता है कि शायद राजनीति और पत्रकारिता अपना रूप कलेवर बदलना शुरू कर चुकी है, और हो सकता है कि आने वाले निकट भविष्य में इस तरीके की और भी चीज़ें शायद शुरू हो जाएं, और मोदी को उसका रास्ता दिखाने के लिए ये शक्तियां फिर एकजुट हो जाएं और भारत फिर संगठित हो जाए, और बेवकूफ़ी की जो बातें यहाँ पर होती हैं, जो कुछ कम अकल के जो लोग हैं वो अपनी यहाँ पर चलाना बंद कर दें, ताकि ये शक्तियाँ उनको एक तरफ कर सकें। अच्छा, एक खबर और है जो अभी आई मेरे पास थोड़ी देर पहले, कि रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, और दिल्ली देश की राजधानी है, और इसका मुख्यमंत्री अगर कोई ऐसी बात कर दे जो ना रखी जाए ना उठाई जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उससे पता लगता है कि राजधानी कैसे लोगों के हाथों में है, किन परिस्थितियों में है दिल्ली की राजधानी। विधानसभा में रेखा गुप्ता ने कल एक बात कही जो बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण है और इतिहास का समझ लो रीमिक्स कर दिया। वो क्या थी कि रेखा गुप्ता ने कल विधानसभा में ये कह दिया कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जो असेंबली में बम फेंका था वो कांग्रेस की सरकार के नीतियों के खिलाफ फेंका था। अब ये सोचिए कि जब राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह वो उस असेंबली में थे तो उस वक्त तो अंग्रेज़ों का शासन था, कांग्रेस तो आंदोलन कर रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इतनी कम अकल की जो मुख्यमंत्री है, जिसको इतिहास के तथ्यों तक का नहीं पता, उसके हाथ में दिल्ली की राजधानी की बागडोर है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि ये सारे हिजड़े मिलकर भारत के लोगों को हिजड़ा बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, ताकि लोग इनके बारे में कोई बोले नहीं, ताकि लोग एक आंदोलन ना करें। इसलिए ये इस तरीके के कई काम कर रहे हैं। ईडी छोड़ रहे हैं, सीबीआई छोड़ रहे हैं, और अभी आलिया गांव में डीडीए का नाम लेकर कई इमारतें तोड़ दी। तुर्कमान गेट पर कल बहुत रात को 12 बजे कहते हैं कि पत्थरबाजी हुई, क्योंकि वहाँ एक बारात घर तोड़ा गया, कुछ दुकानें तोड़ी गई बगैर किसी नोटिस के। वो कब के बने हुए थे या उनका क्या कारण था, कुछ नहीं पता। तो अराजकता चारों तरफ फैली हुई है, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि इससे पहले कि भारत का हाल वेनेजुएला जैसा हो, नेपाल जैसा हो, बांग्लादेश जैसा हो, इससे पहले हे परमपिता परमेश्वर मेरे भगवान, इस भारत को बचा लो। जो सोए हुए लोग हैं वो जाग जाएं, वो लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों को याद करके एक ही आज़ादी की लड़ाई में दोबारा ये इन लोगों के हाथ से राज सत्ता लें, ताकि देश व्यवस्थित तौर से चल सके। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगा। नमस्कार।